नमस्कार। रसायन विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से पदार्थ संबंधी अवधारणाएं। तो जैसा कि आपको पता है, हम पहले बात कर चुके हैं परमाणु की। हमने देखा था इस दुनिया में जो भी वस्तुएं बनी हुई हैं ये कुछ अणुओं से बनी हैं। अणुओं से छोटा परमाणु होता है और परमाणु भी 3 प्रकार की चीजों से बनता है। ये है प्रोटॉन, ये मूल कण होते हैं, सबसे मूल कण है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन 3 से मिलके परमाणु बने होते हैं। हमने इस तथ्य के बारे में बात की थी, इनको मूल कण कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये स्थायी कण होते हैं, कुछ अस्थायी कण भी होते हैं हालांकि परमाणु में, लेकिन ये स्थायी कण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी खोज समय समय के साथ वैज्ञानिकों ने की। जिस तरीके से जो चैडविक साहब थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं आज पदार्थ के बारे में। तो हम सब जानते हैं इस दुनिया में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। तो हम ये सब जानते हैं। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इस यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो मेटल लिखा है इसका मतलब होता है द्रव्य। क्योंकि जब हम बात करेंगे ठोस द्रव गैस, तो इस द्रव का मतलब होता है लिक्विड। क्योंकि बहुत सारे लोग द्रव और द्रव्य को एक समझते हैं। तो द्रव का मतलब लिक्विड होता है, द्रव्य का मतलब मेटल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पदार्थ क्या है, तो पदार्थ में कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान हो, कुछ स्थान घेरे हो, और इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको अनुभव किया जा सके। यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी आपके दिमाग के द्वारा, आपकी संवेदनाओं के द्वारा। कुछ चीजें होती हैं आप जो छू सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को नहीं छू सकते फिर भी अनुभव करते हैं, तो उसका अनुभव होना चाहिए। तो इन चीजों को पदार्थ कहा जाता है अगर ये 3 विशेषताएं हैं किसी भी चीज में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके लक्षण गुण क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है कोई भी पदार्थ, चाहे दुनिया कुछ भी पदार्थ हो। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था। जो ठोस होते हैं इनके बीच अणुओं के मध्य बहुत ही कम गैप पाया जाता है, बहुत ही पास होते हैं ये। जबकि जो गैस होता है इसमें अणुओं के बीच काफी सारा गैप पाया जाता है, यानी इसके जो अणु होते हैं गैस के, इनके बीच बहुत ज्यादा गैप पाया जाता है। इसलिए हम हाथ से नहीं पकड़ पाते हवा को। ये गतिशील होते हैं पदार्थ के कण निरंतर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनमें जड़त्व अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से कुल मिला के पदार्थ के गुण होते हैं। अवस्थाओं की बात कर लेते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ जो होते हैं इसकी 2 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं। एक होती है भौतिक अवस्था और दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। तो इस तरीके से पदार्थ की 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। भौतिक अवस्था की हम बात करें तो ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा गैस। जबकि रासायनिक अवस्थाओं की हम बात करें तो इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। एक शुद्ध पदार्थ इसका होता है और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। इसका मतलब क्या हुआ शुद्ध अशुद्ध का, क्योंकि हम जानते हैं कुछ तत्व कुछ चीजें जो होती हैं कई सारे तत्वों से बनती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो एक ही तत्व से बनती हैं। तो देखेंगे आप शुद्ध पदार्थ में देखेंगे तो इसमें देखिएगा तत्व आ जाएगा और इसमें आ जाएगा यौगिक शुद्ध पदार्थ में। तो यौगिक भी 2 होते हैं, कार्बनिक यौगिक होंगे और तत्व होंगे, ये धातु उपधातु होंगे। जबकि अशुद्ध में क्या आ जाएगा, इसमें अशुद्ध पदार्थ में आ जाएगा मिश्रण। तो मिश्रण समांगी भी होता है, अष्मांगी भी होता है, यानी विषमांगी मिश्रण भी होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये पूरा जो पदार्थ है तो हम इसको 2 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं, भौतिक और रासायनिक पदार्थ। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अंतराण्विक बल। तो हमने अभी यहाँ पे बात की थी अंतराण्विक बल, क्योंकि हमने जब फिजिक्स की बात की थी हम अंतराण्विक बल को अच्छे से समझ चुके थे। जो अणु होते हैं इनके बीच में लगने वाला बल को अंतराण्विक बल कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और हमने इस पर चर्चा भी कर ली थी कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठोस में ये सबसे ज्यादा होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। तो इस पर हम बात कर चुके थे, यानी गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये सब चलिए हो गई थी बात। आइए आगे बात करते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में। सबसे पहले सॉलिड को हम जानते हैं जिसको हम छू सकें, जिसका घनत्व ज्यादा होता है। ऐसे वस्तुओं को ठोस कहा जाता है। इनका गलनांक भी अधिक होता है, ये जल्दी नहीं गलती हैं। यानी वह ताप जिस बिंदु पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसके गलनांक कहते हैं, इसके गलनांक ज्यादा अत्यधिक होता है। तो इस तरीके से ठोस के कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये
लक्षण याद रखिएगा। ये दो प्रकार के ठोस होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस तरीके से दो ठोस के दो प्रकार भी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है जिनके अणु त्रिविमीय स्थान में एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया। इनके अणु क्या होते हैं, त्रिविमीय स्थान 3D के तरीके से बिल्कुल होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं इनके अणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते, जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। इनके अणु एक व्यवस्थित व्यवस्था में नहीं स्थित होते हैं, तो ये अक्रिस्टलीय हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही काम की जानकारी है। इसमें हमारा दूसरा हो जाएगा द्रव हो जाएगा हमारा। द्रव क्या होते हैं, द्रव का हम जानते हैं। तापीय द्रव क्या होते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, लेकिन इनके अणु जो होते हैं ये ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा ये अणु कम घने होंगे, इसका घनत्व भी कम होता है ठोस की अपेक्षा, तो ये अवस्था द्रव कहलाती है। जैसे दूध, जल आदि हो गया। इसका क्वथनांक, इसके जो लिक्विड संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, यह क्वथनांक है। क्वथनांक क्या होता है, द्रव को गर्म करने पर जिस ताप पर वह उबलकर वाष्प में परिवर्तित होने लगे उसको क्वथनांक कहा जाता है द्रव का। जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री, हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं। आइए गैस की बात करते हैं। ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है। गैस की बात करते हैं तो उच्चतम तापीय ऊर्जा, उच्चतम तापीय ऊर्जा न्यूनतम अंतराल आणुक बल के कारण पदार्थ के, जो उच्चतम तापीय ऊर्जा और न्यूनतम अंतराल आणुक बल के कारण पदार्थ के अणु एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर हो जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में बिखरे हुए रहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इस अवस्था को गैस कहा जाता है। इसमें अंतराणुक बल बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, इसमें वायु हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, अन्य गैसें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। गैसों के व्यवहार के कुछ सामान्य नियम होते हैं, यानी गैसें एक नियम के अनुसार संचालित होती हैं, इसको गैसों के नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आइए ऐसे ही एक दो नियम देख लेते हैं। और इसमें पहला नियम है बॉयल का नियम। ये आदर्श गैस संबंधी नियम है, ये दाब आयतन संबंधी होता है ये बॉयल का नियम। इस नियम में क्या होता है, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, मतलब एक स्थिर ताप कर दिया जाए, इसमें निश्चित स्थिर ताप पर गैस की मात्रा, निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एक निश्चित ताप पर, निश्चित स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कुल मिला के इसका मतलब, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका पूरा सूत्र हो गया। अर्थात स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है। ये एक बॉयल का नियम था। एक ऐसे ही व्यक्ति थे चार्ल्स का नियम, इनको बोला जाता है आदर्श गैस संबंधी समीकरण। ये किससे संबंधित था, दाब और आयतन से संबंधित था, दाब प्लस आयतन से संबंधित था ये। और जो ये वाला नियम होगा चार्ल्स का, ये होगा ताप व आयतन से, ताप व आयतन। इसमें क्या होगा, इस नियम में स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, एक स्थिर दाब अगर हम रख दें, एक हम स्थिर दाब रख दें हम, तो इसमें निश्चित मात्रा का आयतन, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपातिक होता है। तो इसके लिए समीकरण बनता है V समानुपाती T। तो V बराबर KT, के नियतांक है यहाँ पे, तो V इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू अपॉन में टेम्परेचर इक्वल टू K, ये स्थिरांक हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है। एक तीसरा ही ऐसा नियम है गैल-लुसाक का नियम। तो गैल-लुसाक का नियम क्या कहता है, ये दाब ताप संबंधी है। ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर एक स्थिर आयतन कर दिया जाए तो किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो इससे निकल के आता है प्रेशर अपॉन में टेम्परेचर इक्वल टू K, यानी ये स्थिरांक है। ठीक है, चलिए तो ये आप याद रखिएगा। आदर्श गैस समीकरण को अगर हम देखें, एक आदर्श गैस समीकरण, तो आदर्श गैस समीकरण ये एक गैस जो बॉयल और चार्ल्स के नियम तथा आवोगाद्रो नियतांक, की आवोगाद्रो नियतांक होता है कुछ, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है,
आवोगाड्रो नियम का पूर्णतः पालन करती है आदर्श गैस कहलाती है। यानी चार्ल्स एवं बॉयल इनके नियमों का पालन करती है तो ऐसी गैस आदर्श गैस कहलाती है। हालांकि ऐसी गैस इस दुनिया में होती ही नहीं है। ये एक यूटोपियन भावना है, मतलब बहुत वैसी वाली भावना है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये आप सब याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फेज चेंज। फेज चेंज क्या होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। तो पदार्थ की अवस्था में दाब और तापमान के द्वारा परिवर्तन होता है, हम जानते हैं। तो आप देखेंगे, आइए इसको बात कर लेते हैं, कुछ अच्छे से इस पर बात करते हैं। पदार्थ की अवस्था दाब एवं तापमान के द्वारा तय होती है, जिसमें आप देखेंगे ताप में वृद्धि और दाब में कमी करने पर ठोस, द्रव, इसको हम अच्छे समझते हैं, और गैस, ये तीन चीजें होती हैं, हम जानते हैं। तो ठोस होता है, इसका अगर संकलन किया जाए तो ये द्रव में बदल जाता है, और अगर इसको वापस जमा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा। इसी तरह द्रव आप देखेंगे, अगर इसका बाष्पीकरण कर दिया जाए, बहुत गर्म कर दिया जाए, द्रव को वाष्प बन जाए तो ये गैस हो जाएगा। अगर गैस को हम वापस से द्रव बनाना चाहते तो हमको संघनन करना पड़ेगा, संघनन, कंडेंसेशन करना पड़ेगा। कंडेंसेशन क्या होता है? उदाहरण के तौर पे गर्म गैस है, गर्म भाप है, और इसको आप ठंडे पानी के साथ मिला देते हैं इस भाप को, तो क्या होगा? ये भाप की जो गर्मी है ये ठंडे पानी को गर्म पानी में बदल देगी। तो बस यही तो है संघनन। बहुत आसान भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ठोस को द्रव, द्रव को गैस में। और अगर हमें ठोस को, आप देखेंगे, अगर हमें ठोस को सीधे गैस में करना है तो ऊर्ध्वपातन नाम का एक प्रक्रम होता है। ऊर्ध्वपातन, इसमें क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में उदाहरण के तौर पे जैसे कपूर है, आपको आपको ऐसी कोई चीज से कपूर अलग करना है जो आप चाहते हैं मिश्रण अलग हो जाए, तो इसके लिए ऊर्ध्वपातन की सहारा लिया जाता है। आप कपूर को गर्म करेंगे, कपूर आपका उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, आप इसको फिर से ठोस में बदल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ठोस को वापस गैस में बदल सकते हैं, गैस को वापस ठोस में, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा सारी चीजें। चलिए, तो अवस्था में परिवर्तन होता है, संघनन होता है, जमना होता है, बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण होता है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित ताप पर ठोस के सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और निक्षेपण क्या होता है? एक निक्षेपण भी सुन लीजिए। निश्चित दाब पर गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया, यानी ठोस का सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन, और गैस का वापस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया होती है निक्षेपण। तो ये आप डायग्राम जरूर याद रखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा चीजें समझने में। आइए पदार्थ की कुछ अन्य अवस्थाओं की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? इस अवस्था में कण अति गर्म व ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं। तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? आयनीकृत गैस के रूप में ये अवस्थाएं होती हैं। इसमें एक विशेष चमक पाई जाती है। ये प्रायः अंतर तारकीय स्थान नाप के रिएक्टर तारों के वायुमंडल में पाई जाती हैं। उदाहरण की अगर बात करें हम तो सूर्य, धूमकेतु, पुंछ आदि जगह, आदि चीजों में ये पाई जाती प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था। ठीक है, चलिए इसकी जानकारी लेग्यूमर ने दी थी, एक वैज्ञानिक थे। और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमारे एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस। तो इन्होंने और आइंस्टीन ने मिलकर एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था। मुख्यतः बोस का रिसर्च पेपर था। इस अवस्था में क्या होता है? कण जो होते हैं अति शीतल व अनुत्तेजित अवस्था में होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। सामान्य वायु के घनत्व की 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से ये अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी बिल्कुल अनुत्तेजित अवस्था। ऐसी अवस्था जिसमें कण मूव कर ही नहीं सकता, बिल्कुल ही अनुत्तेजित होता है, मूव ही नहीं करता है कण। इस अवस्था को कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये अवस्था जो है सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी जानकारी दी थी। 2001 में कार्नेल, कैटरले और बेमेन को यह अवस्था
प्राप्त करने का श्रेय दिया गया और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया ये अवस्था प्राप्त करने के लिए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये सब आप चीज याद रखिएगा। हालांकि पदार्थ और इसके अलावा पदार्थ के कुछ गुण भी होते हैं। फेज चेंज हमने देखा, पदार्थ के कुछ गुण भी होते हैं जिसमें दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्लवन, प्रत्यास्था, केशिकत्व, ये सब एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, याद रखिए। मेल्टिंग क्या होता है, यानी पिघलने को मेल्टिंग बोलते हैं, हम जानते हैं। इसमें आप देखेंगे जो ठोस होता है लिक्विड में पिघल जाता है इसको मेल्टिंग बोलते हैं। जो उदाहरण के तौर पर बर्फ का पिघलना, तो हम जानते हैं इसको। चलिए, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग यानी उबलना होता है। क्वथनांक जिसको बोलते हैं, अगर जल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो वो उबलने लगता है, तो इसी को बोलते हैं बॉइलिंग। क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए, कंडेंसेशन क्या होता है, यानी इसको संघनन बोलते हैं। संघनन, तो इसका मतलब होता जो वाष्प होती है, जो गैस होती है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसको फिर से, इससे क्या होता है, फिर से यूज हो जाता है, तो इसको संघनन बोलते हैं। वाष्प गैस को हमने जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा कर लिया। उदाहरण के तौर पे इसको बढ़िया से उदाहरण समझते हैं। हमने बात की थी कि किस तरीके से बिजली का निर्माण होता है। तो आप देखते हैं पाइप से पानी आता है या फिर पाइप से गैस आती है, सपोज करें बहुत ठंडी भाप आती है, क्योंकि जो कोयले प्लांट होते हैं ना, उसमें बॉइलिंग में पानी गर्म किया जाता है तो उससे वाष्प बनती है, भाप बनती है। और ये भाप एक नोजल के जरिए ये किसमें, जो टरबाइन होती है, इसको हिट करती है, टरबाइन के पंखों को, तो टरबाइन घूमती है जोर जोर से। तो इससे क्या होता है, पीछे जनरेटर लगा होता है, ये जनरेटर आपके घरों तक बिजली पहुंचे, जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है। आगे जो जनरेटर होते हैं यही टावर के माध्यम से आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं। लेकिन जो सोचिए, ये जो भाप इस टरबाइन में लगी, इसके अलावा भी तो कुछ भाप बच रही होगी, तो ये भाप को क्या किया जाता है, वापस एक चेंबर में भेज दिया जाता है जहां पे ठंडा पानी होता है, और ये पानी फिर से गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म पानी फिर से इस बॉयलर में पहुंचता है तो कम हाइट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ये देखिए, कंडेंसेशन ही दिखाई दे रहा है आपको। कभी आप देखें किसी शीशे के आसपास कोई गर्म भाप लगती है तो वहां पे कुछ पानी की बूंदें बन जाती हैं, तो बस यही कंडेंसेशन है। तो ये आप सारी चीजें याद रखिएगा। हमने बहुत ही शानदार तरीके से एक चैप्टर की पढ़ाई की और इसके बारे में हमने सारी चीजें जानी। ठीक है, तो हमने पदार्थ की अवस्था की बात की। बस कुछ इनके शब्दों की बात कर लेते हैं जो आपके पदार्थ से ही संबंधित है। जैसा एक शब्द था दाब, तो दाब किस पे कार्य करता है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत दाब कहलाता है। यानी एक क्षेत्रफल, विशेष क्षेत्रफल पर कार्य करे, वो एक प्रेशर काम करता है, एक चीज, कोई वो अदृश्य शक्ति काम करती है जिसको दाब कहा जाता है। ठीक है, तो दाब कई प्रकार के होते हैं। द्रव दाब होता है, दाब में होता है द्रव दाब, यानी द्रव के अणुओं के द्वारा जो दाब लगाया जाए उसको द्रव दाब कहते हैं। इसमें क्या होता है, द्रव की सीमा के अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब द्रव दाब कहलाता है। ठीक है, लिक्विड का दाब। और दूसरा होता है इसमें वाष्प दाब। ये क्या होता है, यदि एक निर्वाचित पात्र को द्रव से आंशिक रूप से भरा जाता है, एक पात्र को द्रव से आंशिक रूप से अगर भर देते हैं तो द्रव का कुछ भाग वाष्पीकृत होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। इस वाष्प द्वारा द्रव को एकांक सतह पर लगाया गया बल वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक और होता है वायुमंडलीय दाब भी होता है, हम जानते हैं वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब। एक दूसरा शब्द है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव की सतह पर खींची गई एक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। इसका उदाहरण क्या होगा, वर्षा की बूंदों का गोला होना, ये इसका उदाहरण होता है। एक लंबी प्रोसेस है जो हम फिजिक्स में भी चर्चा की थी हमने। श्यानता, श्यानता होता कोई द्रव होता है, इसका जो गाढ़ापन होता है इसी को श्यानता बोलते हैं। ठीक है, श्यानता का मतलब होता है द्रव का जो गाढ़ापन होता है द्रव प्रवाह का। तो एक दूसरे के ऊपर की चूंकि परतें चढ़ती हैं, जब द्रव का प्रवाह होता है तब उनके मध्य उत्पन्न घर्षण बल की माप को श्यानता कहते हैं। ठीक है, ये गाढ़ापन भी होता है। जैसे शहद वर्सेस पानी, किसकी श्यानता ज्यादा होगी, तो शहद की श्यानता ज्यादा होगी। एक ऐसा ही है प्लवन। प्लवन, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। यह वस्तु के भार व द्रव के उत्प्रेक्षेप पर निर्भर करता है। और एक अन्य जो शब्द है यह प्रत्यास्था।
किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी लंबाई, आयतन व आकृति में कुछ परिवर्तन होता है और बस बल हटा लेने पर वापस आकृति अपने पुराने रूप में आ जाती है, उसको प्रत्यास्था बोला जाता है। इसका उल्टा विकृति होता है कि एक वस्तु बल लगाने पर उसका शेप ही बदल जाए तो वो विकृति होता है। ठीक है। केशिकत्व, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लाइट होती है, जो आपको देखते हैं मोमबत्ती होती है, ये केशिकत्व प्रभाव से ही जलती है। इसके अलावा जो लालटेन होती थी पुराने जमाने में, उसमें अगर आप देखते थे कि किस तरीके से जलती रहती है तेल डालने पर, तो तेल का अपने आप में वो धीरे धीरे चढ़ता रहता है उस पर। तो ये केशिकत्व के कारण ऐसा होता है, जो हम साधारण भाषा में कहते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेंगी ये सारी जानकारी। ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया, अभी स्टेज ऑफ फेज देख लिए, मैटर के फेज देख लिए हमने। यहाँ पे इसी लेक्चर में हम एक काम करते हैं, तत्व और यौगिक भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने तत्व और यौगिक को कंप्लीट नहीं किया था। तत्व एवं यौगिक के बीच में अंतर। तत्व और यौगिक के बीच में क्या अंतर होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जिसमें परमाणु अलग अलग नहीं होंगे। जबकि यौगिक जो होता है, ये 2 या 2 से अधिक बार प्रकार के परमाणु के निश्चित अनुपात से बनता है। 2 या 2 के अधिक प्रकार के परमाणुओं से। तो इस तरीके से यौगिक होता है, मिश्रण होता है कई सारे तत्वों का। ठीक है। ये सरल अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य। जबकि रासायनिक होते हैं, रासायनिक विधियों के द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब इसको विभाजित किया जा सकता है अगर रासायनिक विधियों का हम उपयोग करें। जैसे पानी होता है, पानी ही तो यौगिक है, इसको हम विभाजित कर सकते हैं ना पानी को। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को विभाजित करना है, तब मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं विभाजन कर पाएंगे। हालांकि इसका विभाजन है, जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आम भाषा में कहा जाए तत्व का विभाजन नहीं होता है। कुछ तत्व परमाणु जबकि कुछ अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ तत्व परमाणु कॉपर। इसके अलावा कुछ तत्व किसके रूप में पाए जाते हैं? अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जबकि आप देखेंगे अणुओं के ही रूप में पाए जाते हैं, ये सिर्फ अणु के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा किसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा कार्बन, किसका? तत्व का, सोडियम। जबकि इसका उदाहरण हो जाएगा जल, सबसे बड़ी बात H2O, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा उसका उदाहरण, और भी अन्य CH4, ये सब उदाहरण हो जाएंगे किसका? यौगिक का। तो ये तत्व और यौगिक के बीच में एक मूल अंतर था, जो आपको आगे चल के सहायता करेगा और समझने में मदद करेगा। इस लेक्चर की जो मूल भावना थी। ठीक है। तो आइए, कुछ हमने मिश्रण सब पढ़ा था पिछले लेक्चर में, मिश्रण से संबंधित कुछ जानकारी पढ़ी थी, आप देखेंगे। तो हमने जब सॉलिड पढ़ रहे थे तो हमने इसमें मिश्रण के बारे में भी पढ़ा था। तो आइए मिश्रण को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा था मिश्रण के बारे में पढ़ा था कि मिश्रण कई सारे पदार्थों को मिलाया जाए, कई सारे तत्वों या यौगिकों के बिना किसी अनुपात में मिलने को मिश्रण कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ होता है, हालांकि ये उदाहरण इसका सीमेंट, शरबत, वायु आदि हो जाएगा। तो मिश्रण के हमने प्रकार पढ़े थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आइए इसके मिश्रण को पृथक्करण की विधियां पढ़ लेते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बाकी तो आपको सब पता होगा, पृथक्करण विधियां पढ़ लेते हैं। इसे पृथक्करण विधि में हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है? किसी ठोस व द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए बाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा निस्यंदन। निस्यंदन, तो ये क्या होता है? इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। किसी निलंबन विषमांगी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने हेतु उपयुक्त विधि, जिसे मिश्रण को निस्यंद यानी फिल्टर पेपर से गुजारने पर ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर अवशेष के रूप में एकत्र हो जाता है तथा द्रव छनकर अलग हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसका इंग्लिश याद रखिएगा तो आपको याद समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप निस्यंदन तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिल्ट्रेशन इसको कहा जाता है। जैसे चीनी व नमक के मिश्रण को पृथक करना, तो चीनी व नमक के मिश्रण को आप पृथक कर सकते हैं, ठीक है, इस विधि के द्वारा। निस्यंदन फिल्ट्रेशन से आप रेत व जल के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, मुख्यतः रेत व जल। तो आप देखेंगे जल हमेशा वैसे ही रहेगा, रेत आपकी अलग हो जाएगी।
इसमें तीसरी विधि है रवाकरण। रवाकरण तो इसमें क्या होता है, इसमें ठोस मिश्रणों को शुद्ध किया जाता है। ठोस मिश्रण जो होता है इसको शुद्ध किया जाता है। इस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। इसके बाद छानकर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में जम जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे चीनी व नमक को पृथक करना, ये चीनी नमक के लिए सबसे अच्छी विधि है। ऐसी चौथा हो जाएगा आसवन विधि। आसवन क्या होता है, इसमें होता है, इस प्रक्रिया में ऐसे द्रवों जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर हो, जैसे पानी है इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग है, पेट्रोल है इसका कुछ अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले जो क्वथनांक वाले द्रव्य होते हैं, इनको अलग करने के लिए मिश्रण को गर्म करने पर वाष्पशील द्रव को अलग कर संघनित करके पुनः द्रव अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार वाष्पीकरण व संघनन की प्रक्रिया होती है। जैसे आप पानी और अल्कोहल को पृथक करेंगे तो पानी और अल्कोहल का दोनों का क्वथनांक अलग अलग होता है, तो इस तरीके से पानी और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, भाप बन के आपको अल्कोहल मिल जाएगा फिर से। प्रभाजी आसवन विधि, इसी आसवन का अगला क्रम है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन इसी का अगला क्रम है, इसको आंशिक आसवन भी बोलते हैं। इस विधि में ऐसे द्रव इस विधि में ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है कि मिश्रण को पृथक किया जाता है। जैसे भूगर्भ से निकाले गए हाइड्रोकार्बन, कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब का पृथक्करण किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। अंतर याद रखिएगा, इसमें था क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर होता है, जबकि इसमें क्या होता है, क्वथनांकों में कम अंतर होता है। ये बॉइलिंग जो पॉइंट है इनमें बहुत कम अंतर होता है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता था। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। एक ऐसा ही है ऊर्ध्वपातन। हम ऊर्ध्वपातन भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपाती ठोस से सीधे गैस व अनुदैर्ध्य पदार्थ को पृथक किया जाता है। कपूर व नमक का पृथक्करण करना हो तो ऊर्ध्वपातन काम आएगा। सातवां हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखन। वर्णलेखन इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी मिश्रण के संगठनों को अधिशोषित करने की क्षमता के आधार पर अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित होते हैं, फलतः पृथक हो जाते हैं। डाई में रंगों को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना, ये सब होता है क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें जेल क्रोमेटोग्राफी भी होता है। तो ये हमने इस तरीके से देख लिया किस तरीके से मिश्रण को पृथक किया जाता है। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक था। तो हम अब इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, और ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम कुछ अन्य लेक्चर पर बात करेंगे जो आपके रसायन विज्ञान संबंधित है। ये लेक्चर इतना ही। नमस्कार।